नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। भारत में अपनी तरह का पहला सीएनजी ट्रैक्टर शुक्रवार को लॉन्च हो गया। सरकार के दावे के अनुसार इस ट्रैक्टर से प्रदूषण कम होगा और खेती की लागत भी कम आएगी। एक डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले किसान इस ट्रैक्टर से साल में 1 लाख रुपए तक बचा सकेंगे। ये ट्रैक्टर जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया। इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह भी मौजूद रहे। इस ट्रैक्टर को डीजल से सीएनजी से परिवर्तित किया गया है। ट्रैक्टर को रावमेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और रामसेटो एचिले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। सरकार और कंपनी का दावा है कि डीजल ट्रैक्टर के इस नए रूप से किसान कम लागत में खेती कर सकेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सीएनजी टेक्नोलॉजी डीजल की तुलना में 85% कम प्रदूषण करेगा। साथ ही किसान हर साल करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए तक ईंधन पर बचा पाएंगे। इसके साथ यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का भी साधन बनेगा। सरकार के अनुसार डीजल से सीएनजी में परिवर्तित इस ट्रैक्टर में ये खूबियां होगी। सबसे पहली खूबी, सीएनजी न केवल डीजल के मुकाबले सस्ती है बल्कि इसमें माइलेज अच्छी मिलती है। यानी डीजल के मुकाबले प्रति घंटे की खपत कम होगी और आउटकम ज्यादा मिलेगा। दूसरा फायदा, सीएनजी स्वच्छ ईंधन है, इसलिए इसमें कार्बन और अन्य प्रदूषकों की मात्रा सबसे कम है। तीसरा फायदा, सीएनजी में शीशे की मात्रा 0 के बराबर होती है, प्रदूषण कम होता है। इससे ट्रैक्टर के रख रखाव में आसानी होगी और मेंटेनेंस खर्च कम होगा। चौथा फायदा, भविष्य का ट्रैक्टर, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 1 करोड़ 20 लाख वाहन वर्तमान में प्राकृतिक गैस द्वारा ही संचालित होते हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पांचवा फायदा, यह वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से धन कार्यक्रम का ही हिस्सा है, क्योंकि फसल की पराली या उपयोग बायो सीएनजी के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है, जो किसानों को उनके अपने इलाके में बायो सीएनजी उत्पादन इकाइयों को बेचकर पैसा कमाने में मदद करेगा। छठा फायदा, प्रशिक्षण रिपोर्ट यह बताती है कि डीजल से चलने वाले इंजन की तुलना में रेट्रिफाइड ट्रैक्टर उससे अधिक बराबर शक्ति का उत्पादन करता है। सातवां फायदा, इससे डीजल की तुलना में कुल कार्बन उत्सर्जन में 70% तक कमी आएगी। आठवां फायदा, यह किसानों को ईंधन की लागत पर 50% की बचत करने में मदद करेगा, क्योंकि वर्तमान में डीजल की कीमत 77.43 रुपए प्रति लीटर है, जबकि सीएनजी केवल 42 रुपए प्रति किलोग्राम मिलती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तारण के हिस्से का उद्घाटन किया और रेलवे समेत अलग अलग क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम ने कई और परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुए भव्य समारोह में मोदी ने उत्तरी चेन्नई में वाशरमेनपेट को विमको नगर से जोड़ने वाले मेट्रो के 9.1 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। इस परियोजना में 3,770 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मोदी ने चेन्नई के बीच आट्टीपट्टू की चौथी लाइन और विल्लुपुर की मैलादुथुरई तंजावुर मैलादुथुरई तिरुवर एकल लाइन के विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने आईआईटी मद्रास में एक डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला भी रखी, जिसका निर्माण पहले चरण में 1000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नजदीकी थैयूर में किया जाएगा। कैंपस का निर्माण 2 लाख वर्ग किलोमीटर में किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे को अर्जुन टैंक भी सौंपा, जो भारत में ही बनाया गया है और इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने पुलवामा के शहीदों को याद किया और कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। उनकी बहादुरी से पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी और मजबूती मिलती रहेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के रविवार को 81 दिन पूरे हो गए। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार हलचल बनी हुई है। शनिवार को महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने किसानों से कहा कि आपका आंदोलन बहुत सच्चा है, यह अपने आप पता चलता है। मैं सच के साथ हूं और हमेशा रहूंगी। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कहा कि केंद्र सरकार के विवादित कृषि कानूनों का विरोध तब तक तेज होता रहेगा जब तक कि किसानों की मांगे नहीं मानी जाती। टिकैत ने यह भी कहा कि गर्मियों में धरना स्थलों पर टिकने के लिए किसानों को एसी और कूलर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सरकार को बिजली कनेक्शन देने चाहिए, नहीं तो हमें जनरेटर लगाने पड़ेंगे। जिस तरह लोग हमें पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, उसी तरह जनरेटर के लिए डीजल भी मुहैया करवा देंगे।
टिकैत ने कहा कि सरकार आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, लेकिन किसान भी लंबे समय तक टिकने के लिए तैयार हैं। हम 8 से 10 प्रश्न तैयार कर लोगों में बांटेंगे। जहां कोई भी पार्टी चुनाव के लिए कैंपेन करेगी, वहां हम अपने प्रश्नों की लिस्ट लोगों में बांटेंगे। इस सिलसिले में हम जल्द महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल में मीटिंग करेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आज गाजीपुर बॉर्डर के धरना स्थल पर हुई बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि अब यह आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में देश भर के किसान एकजुट होकर लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे। किसान महापंचायतों को भी बढ़ाया जाएगा। इन काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान एकजुट है। बॉर्डर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दर्शनपाल और बलबीर सिंह राज्यपाल के बीच बैठक हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरह किसान जल्द ही यूपी के टोल प्लाजा भी फ्री कराएंगे। इसको लेकर किसान संगठनों के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही इसका दिन भी घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। दिशा फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की संस्थापकों में से एक है। उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया। दिशा पर आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़ी टूल किट को एडिट किया है। दिल्ली की कोर्ट ने दिशा को 5 दिन स्पेशल सेल की कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा टूलकिट केस की अहम कड़ी है। पूछताछ के दौरान दिशा ने कबूल किया कि उसने टूलकिट में कई जानकारियां जोड़ी और उसे एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया। सूत्रों के अनुसार मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दरअसल ये टूलकिट तब चर्चा में आई थी जब स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे शेयर किया था। उन्होंने टूलकिट शेयर करने के साथ ही किसान आंदोलन का समर्थन भी किया था। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को किसानों पर एक अभद्र टिप्पणी की। मामले के तूल पकड़ने पर उन्होंने इस बयान पर खेद जताया और कहा कि अगर किसी को मेरे बयानों से दुख पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूं। दरअसल शनिवार दोपहर बाद करीबन 2:30 बजे कृषि मंत्री भिवानी रेस्ट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के प्रति विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये तो घर में भी होते तो भी मरते। जो आज घर में हैं वे नहीं मर रहे क्या? कोई हार्ट अटैक से मरा है तो कोई बीमारी से। साल में औसत मौत के अनुसार ही मरे हैं। देश में कोई भी मरता है तो उसके प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या ना मेरी बात सुन लो। आप ये 1-2 लाख में से 200 6 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐਵੇਂ ही मर गए मतलब मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक हो गया मर रहा है, कोई बुखार हो गया मर रहा है। इस बयान के करीबन 6 घंटे बाद रात करीबन 8:30 बजे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वीडियो जारी कर मामले पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान मृत किसानों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। आकस्मिक मौत किसी की भी हो, कष्ट होता है। जहां तक शहीद का दर्जा देने की बात थी, शहीद का दर्जा हमारी सेना के जवानों को ही मिलता है। सोशल मीडिया पर मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया है और तोड़ मरोड़ कर चलाया गया है। किसानों की मौत के बारे में संवेदना प्रकट करने का विषय था और उनको शहीद का दर्जा देने का विषय था। मैंने संवेदना प्रकट की थी और दोबारा से भी करता हूँ। किसी भी तरह की, किसी शहरी की, किसी नागरिक की एक की भी आकस्मिक मौत हो तो कष्ट होता है। और जहाँ तक शहीद का दर्जा देने की बात थी, शहीद का दर्जा जो हमारे सेना के जवान हैं, पॉलिसी बना रखी है, उन्हीं को मिलता है। और मेरे बयान का जो है गलत अर्थ निकाला गया, जो थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पे चलता हुआ मैंने देखा है। हरियाणा में पंजाब के नाम से लागू कानूनों के नाम बदले जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के ऐसे सभी कानूनों के नाम से पंजाब शब्द हटा दिया जाएगा। 5 मार्च को शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश के सभी कानून हरियाणवी में हो जाएंगे। कुल 163 कानूनों के नाम से पंजाब शब्द हटाकर उसके स्थान पर हरियाणा कर दिया जाएगा। कानूनों का नाम बदलने के लिए गठित कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मुहर लगा दी है। पंजाब में नगर निकाय चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो गई, लेकिन उससे पहले ही लोग लाइनों में लग गए थे। लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह भी नजर आया। वहीं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पंजाब सरकार ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए।
मतदान केंद्रों समेत पूरे प्रदेश में 19,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। साथ ही 20,510 कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई। बावजूद इसके विवाद की खबरें भी पूरा दिन आती रही। आपको बता दें कि कहां-कहां झड़पें हुई। तरनतारन जिले के पट्टी शहर में गोलीबारी के कारण आप कार्यकर्ता घायल हो गया। हालांकि डीएसपी ने गोलीबारी की घटना से इनकार कर दिया। बटाला वार्ड 34 से कांग्रेस के पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी की बहन नवीन कैंडिडेट है। यहां नवीन के साथ दूसरे वार्ड का समर्थक पोलिंग बूथ पर नजर आया। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार अरिंद्र कलसी ने टोका तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जो थोड़ी देर बाद मारपीट में बदल गया। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन समेत कई घायल हैं। मुक्तसर में वोटिंग के दौरान विवाद हो गया। वार्ड 4 के कांग्रेस उम्मीदवार यादविंदर सिंह यादव पर जानलेवा हमला किया गया। सिर पर गंभीर चोट के कारण यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मोहाली में भी स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने परिवार के साथ पहुंचकर वोट डाला। इसके थोड़ी देर बाद ही यहां कांग्रेस और दूसरी पार्टी के लोगों में बहस हो गई। होशियारपुर के गढ़दीवाला में भाजपा के मुकेरिया इकाई के अध्यक्ष संजीव मिन्हास पर किसानों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उनकी गाड़ी तोड़ दी। लुधियाना जिले के खन्ना में भी दो परस्पर विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की खबरें आई। नमस्कार।